हेलो स्टूडेंट्स। तो आज वापस कंटिन्यू करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल एनालिसिस 30 जून का। ओके, तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन में जो आर्टिकल्स आए हैं वो कुछ इस तरीके से है कि एक आर्टिकल आपका जुडिशियल रिमाइंडर इन एरा ऑफ ओवर क्रिमिनलाइजेशन है, जो ही सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा एज सच कोई भी आर्टिकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, तो आज हमारे पास बस एक ही आर्टिकल एनालाइज करने के लिए है, ये वाला ओवर क्रिमिनलाइजेशन वाला। ओके, तो थीम क्या है ये आर्टिकल की? तो भाई आर्टिकल की थीम ये है कि हाल ही में, ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसा बोला गया है कि भाई आप लोग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, सॉरी, हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसा बोला है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के एक एस्पेक्ट के तौर पे टेररिज्म को डिफाइन करना चाहिए। अब ये टाइम आ चुका है कि भाई क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत उसका जो एक एस्पेक्ट टेररिज्म, ठीक है, जिसको डिफाइन करने का टाइम आ चुका है। ठीक है, तो क्यों ऐसा बोला दिल्ली हाई कोर्ट ने, उसी चीज का पूरा एनालिसिस ये आर्टिकल में दिया गया है कि भाई टेररिज्म को डिफाइन किया गया है कि नहीं किया गया है, किस तरीके से हमारे कंट्री में टेरर एक्ट्स को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, उसी चीज के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। तो आर्टिकल के स्टार्टिंग में यहाँ पे सेंटेंस लिखा है जो आप लोग यूज कर सकते हो आंसर राइटिंग या फिर ऐसे राइटिंग में। वे एवरी पनिशमेंट which does not arise from absolute necessity is tyrannical। ठीक है, फ्रेंच जूरिस्ट था, उन्होंने ये सेंटेंस बोला है। ठीक है, कि भाई कोई भी ऐसी पनिशमेंट जिसकी जुडिशरी में नेसेसिटी नहीं है वो जुल्मी पनिशमेंट मानी जाएगी, ऐसा ऐसा बोला गया, अगर ट्रांसलेशन करके समझाऊं तो। ठीक है, तो ये आप कहीं यूज कर सकते हो, कोट कर सकते हो इनका नाम लेके। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल टेररिज्म की एक्टिविटी के तहत हमारे देश में जो सजाएं दी जाती है, पनिशमेंट्स दी जाती है, ट्रायल्स किए थे, उसके बारे में है कि भाई क्या वो वैलिड है कि इनवैलिड है, कि भाई क्या है। ठीक है, उसी का पूरा एनालिसिस यहाँ पे दिया गया है। ठीक है? तो अगर हम लोग टेररिस्ट एक्टिविटीज की बात करें तो कुछ एक लॉज है हमारी कंट्री में। पहले कुछ एक लॉज हुआ करते थे जैसे कि टाडा, कोटा, वो सब लॉज हुआ करते थे कि भाई फुल फॉर्म टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज एक्ट। ठीक है, ये सारे एक्ट हुआ करते थे। और रिसेंट में यूएपीए जो बहुत एक फेमस लॉ है वो अभी चल रहा है, यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। ठीक है, तो ये एक्ट अभी रनिंग है टेररिस्ट एक्टिविटी को प्रिवेंट करने के लिए, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए ये सारे लॉ बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये एक्ट या फिर लॉ का थोड़ा ब्रीफिंग देख लेंगे हम लोग कि क्या है क्या नहीं। इसका आपको बिल की समरी में मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, पीआरएस की समरी है वो आपको एक बार गो थ्रू कर लेनी है, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक दे दूंगा। ओके, तो देखते हैं कि किस तरीके से ये पूरा आर्टिकल ये चीज को समझा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ये मेजर मेजर लॉज है कि भाई यूएपीए है, टाटा पोटा तो रिपील हो चुके हैं। ठीक है, अभी के लिए एक ही बड़ा एक्ट है यूएपीए, जिसके तहत हम लोग टेररिस्ट एक्टिविटी या फिर अनलॉफुल एक्टिविटी या फिर एंटी नेशनल एक्टिविटीज को रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं हमारे देश में। ठीक है, तो ये अभी एक ही मेजर एक्ट है। तो उसका कहीं मिसयूज हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे उन लोगों ने प्रॉब्लम की बात की कि कुछ है ऐसा कि उसका मिसयूज हो रहा है। तो हाँ भाई, यहाँ पे एक इवेंट के थ्रू उन लोगों ने बोला है कि उसका मिसयूज हो रहा है। इवेंट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, पर हाँ मिसयूज हो रहा है वो जानने के लिए ये चीज यहाँ पे उन लोगों ने लिखी है। ठीक है, कि भाई अगर देखे तो कि 2015 से लेके 2019 में करीब करीब 7,800 लोगों को
इसके अंदर लाया गया है, इसका चार्ज लगाया गया है, जिसमें से सिर्फ 155 को ही पनिश किया गया है, कन्विक्ट किया गया है, ठीक है। 7,800 लोगों को जो जिस पे इन लोगों ने चार्ज लगाया यूएपीए एक्ट के तहत या फिर किसी भी एंटी टेरर एक्ट के तहत, इसमें से 155 लोगों को ही कन्विक्ट किया गया है। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे आ जाती है बात एफिशिएंसी की कि भाई एक्ट इनएफिशिएंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि एक्ट इतना इनएफिशिएंट है कि भाई इतने लोगों में से इतने लोगों को ही कन्विक्ट कर पाया, कि फिर ये एक्ट के तहत जो लोगों ने टेरर एक्टिविटी नहीं की थी उन लोगों को भी पकड़ लिया गया। दो बात आती है कि भाई क्या एक्ट इनएफिशिएंट है, या फिर दूसरा कि जो लोगों ने टेरर एक्टिविटी नहीं की थी उन लोगों को भी पकड़ लिया। क्योंकि भाई अल्टीमेटली 7,800 में से अगर तुम सिर्फ 155 को कन्वर्ट कर रहे हो तो ये दो में से कोई भी एक ही चीज पॉसिबल है। तुम्हारा एक्ट सही से काम नहीं कर रहा, या फिर इतने ज्यादा लोगों ने वो क्राइम किया ही नहीं था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये इश्यू है, ठीक है, कि या तो मिसयूज हो रहा है या फिर एफिशिएंसी लैग कर रही है। ओके, तो यहाँ से पूरा ये डिस्कशन चालू होता है कि भाई क्या करे ये एक्ट का, ठीक है, क्या है क्या नहीं। अलग अलग केसेस के थ्रू ये चीज समझाइए, ठीक है। ये केस का बाद में मेंशन आएगा तब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ऐसा पाया गया है कि भाई बहुत सारे केसेस में, ठीक है, प्रोसिक्यूशन जानबूझ के, ठीक है, एक्यूज को टाडा या फिर कोटा या फिर ये यूएपी है, ठीक है, ये तो पहले हुआ करते थे, अभी यूएपी है, एंटी टेरर एक्ट में जानबूझ के उन लोगों को फंसाने की ट्राई करते हैं, ठीक है, कि भाई फिर केस चलता रहा या फिर वो एक्ट पे उनको फंसाने की ट्राई करेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा पनिशमेंट मिले, ठीक है। क्राइम वो एंगल का है कि नहीं है, वो बातों को इग्नोर करते हुए, कंसिडर ना करते हुए, ठीक है, प्रोसिक्यूशन जानबूझ के एक्यूज को फंसाने की भी ट्राई करता है कभी कभार, हमेशा ऐसा नहीं, कभी कभार। तो भाई एंटी टेरर एक्ट्स में डालने की ट्राई करता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से, ठीक है, इतने ज़्यादा नंबर्स, ठीक है, ये एक्ट के तहत इतने ज़्यादा केसेस आते हैं और कन्विक्ट नहीं हो पाते क्योंकि गलत तरीके से मेंशन किया होता है वो चीज़। ओके, तो ये एक चीज़ है। अभी अगर यूएपीए एक्ट की बात करें कि क्या है यूएपीए एक्ट, ठीक है, तो इंडिया के एंटी टेररिज्म लॉज जिसमें सबसे मेजर यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 में इसको एनेक्ट किया गया था, ठीक है। 2019 में 2019 में वापस इसको अमेंड भी किया गया है, ठीक है। 2019 में इसको अमेंड भी किया गया है। तो ये एक्ट में अलग अलग चीज़ों के बारे में बोला गया है, टेररिज्म को डिफाइन किया गया है इन जनरल टर्म्स में। उसके लिए पनिशमेंट दी गई है कि भाई लाइफ इम्प्रिजनमेंट रहेगी या फिर इतने साल तक की सजा रहेगी, फाइन्स भरना पड़ेगा, ये होगा, वो सारी चीज़ें, सारे प्रोविजंस यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, ये वाले एक्ट में। तो आपको भेज दूँगा इसकी पीआरएस समरी, आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। 2019 में जो अमेंडमेंट आया यूएपीए एक्ट में, 2019 में जो अमेंडमेंट आया, उसमें 2 मेजर चीज़ें उन लोगों ने इंक्लूड की कि अब से अगर कोई किसी को ये एक्ट के तहत अरेस्ट किया जाता है, तो एनआईए का, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है, ये एजेंसी का इंस्पेक्टर या फिर उससे ऊपर के रैंक वाला, ठीक है, इंस्पेक्टर या फिर उससे ऊपर के रैंक वाला कोई भी ऑफिसर ये केस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, ठीक है। इंस्पेक्टर या फिर उससे ऊपर के रैंक वाला कोई भी पर्सन इस एक्ट के तहत पकड़े गए इंसान को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, ठीक है। और एनआईए का इन्वॉल्वमेंट रहेगा आपसे इसमें, ठीक है? तो ये एक दो चीज चेंज आई थी 2019 के अमेंडमेंट में, ठीक है। तो ये एक चीज याद रखने के लिए है। और बाकी के 2 एक्ट रिपील हो चुके हैं तो एज़ सच वो अभी उतना मैटर नहीं करते। तो ये एक लौता बड़ा सेंट्रल लेवल पे हमारे पास टेररिस्ट एक्टिविटी को प्रिवेंट करने के लिए लॉ है, ठीक है, ये सेंट्रल लेवल पे हो गया। तो क्या भाई अलग-अलग स्टेट ने ऐसे कुछ लॉ बनाए हैं, तो हाँ भाई बहुत सारे स्टेट्स हैं जिसने अपने खुद के लेवल पे एंटी टेरर लॉज बनाए हैं, ठीक है। तो जैसे कि बात करें तो गुजरात की, गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक है, ये एक्ट भी बनाया है गुजरात
गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट 1990 सेम एज कर्नाटक कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट 2000 2000, ठीक है। तो ये कुछ एक स्टेट्स ने, वैसे छत्तीसगढ़ का भी एक है, तो अलग अलग स्टेट ने अपने लेवल पे एंटी टेरर लॉज बना के रखे हैं, ठीक है, जिसमें भी ज्यादा स्ट्रिंजेंट प्रोविजन है, ठीक है। अगर मैं गुजरात वाले एक्ट की बात करूं, ठीक है, अगर मैं गुजरात वाले एक्ट की बात करूं तो उसके कुछ एक प्रोविजन ऐसे है कि भाई इन्वेस्टिगेशन के दौरान, ठीक है, इंटरोगेशन के दौरान, पुलिस इंटरोगेशन के दौरान जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा उसको कोर्ट में एज अ एविडेंस यूज कर सकते हैं। फिर दूसरा एक प्रोविजन ऐसा है कि भाई तुम्हारे फोन रिकॉर्ड्स टैप किए जाएंगे, ठीक है, फोन रिकॉर्ड्स तुम्हारे ले सकती है पुलिस एविडेंस के तौर पे। अगर एविडेंस कलेक्ट करना है तो तुम्हारे फोन रिकॉर्ड्स देख सकती है, तुम्हारा फोन टैप कर सकती है, ठीक है। ये एक प्रोविजन है। फिर ऐसे अलग अलग प्रोविजन है कि भाई 180 डेज के अंदर पूरा इन्वेस्टिगेशन खत्म कर देना है उसकी। ये एक्ट में अगर किसी को पकड़ा गया है, ठीक है, तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है, वो क्राइम में यूज हुई हुई, अगर वो क्राइम में यूज हुई है वो प्रॉपर्टीज, या फिर ये इन जनरल प्रॉपर्टी को भी सीज कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हैं, ठीक है, ये सारे एक्ट में। तो इसीलिए इन सब एक्ट पे कभी कभार सवाल उठते रहते हैं, ठीक है। अगर जेन्युइनली पकड़ा है तो बात अलग है, पर अगर कोई नॉर्मल क्राइम करने वाले इंसान को पकड़ा है ये किसी भी एक्ट के तहत, तो कोई सवाल उठते हैं कि भाई क्या उसका क्राइम इतना सीवियर है कि तुम लोगों ने उसको एंटी टेरर एक्ट के तहत अरेस्ट किया है, ठीक है। तो ये कोई कोई केसेस में, कोई कोई इवेंट्स में ये क्वेश्चन उठते रहते हैं, ठीक है? तो आपको ये सारे एक्ट को स्टडी करना रहेगा। उसके अलावा सेंट्रल लेवल पे एक दूसरा एक्ट है आफ्स्पा, ठीक है, वो भी इंटरनल सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए है। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, पता ही होगा आप सब लोगों को, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है। तो ये भी एंटी टेरर एक्टिविटी के लिए है, या अटकाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ एक एक्ट्स है जो इंटरनल सिक्योरिटी का काम करते हैं, ठीक है, एंटी नेशनल एक्टिविटी को अटकाते हैं देश में। तो अब डिस्कशन क्या है कि भाई प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। अगर टेरर एक्टिविटी है, टेरर एक्टिविटी हो रही है, तो हाँ भाई ऐसा होना तो चाहिए ही ना, तो उसकी पनिशमेंट हार्ड होनी ही चाहिए, या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या फिर जो भी है फाइन भर रहा है, या फिर उसकी प्रॉपर्टी सीज की जा रही है, या फिर उसके अकाउंट सील किए जा रहा है, या फिर उसको ज्यादा पनिश किया जा रहा है। तो ऐसे स्ट्रिंजेंट प्रोविजन होने तो चाहिए ही, क्योंकि टेरर एक्ट है। तो हाँ भाई बात बराबर है कि कोई भी टेरर एक्टिविटी के लिए इतनी हार्ड पनिशमेंट होनी चाहिए। पर जब इस चीज का मिसयूज होने लगे कि भाई ये एक्ट के प्रोविजंस, ठीक है, नॉर्मल क्राइम के इन्वेस्टिगेशन और उसके पनिशमेंट में भी यूज होने लगे, तब इस पे सवाल उठते हैं कि भाई नॉर्मल क्राइम को भी तुम लोग अगर एंटी नेशनल बोल दोगे तो फिर क्या, वो जुडिशियल सिस्टम के अगेंस्ट हो जाएगा। तो बस ऐसे ही कुछ इवेंट्स का डिस्कशन ये आर्टिकल में किया गया है, ठीक है, ऐसे ही कुछ इवेंट का डिस्कशन ये आर्टिकल में किया गया है। तो अगर बात करें सबसे पहले कि भाई तुम लोग टेररिज्म या फिर एंटी नेशनल के नाम पे लोगों को पकड़ रहे हो ये एक्ट के तहत, ठीक है, तो तुम्हारे पास कोई डेफिनेशन है परफेक्ट टेररिज्म टेररिज्म की, कि भाई हाँ टेररिज्म की डेफिनेशन जिसमें ये 5 चीजें आती है, इसमें से ये 4 चीजें ये पर्सन ने की है तो हम लोग उसको पकड़ रहे हैं, ऐसा कुछ चीज फिक्स है? तो भाई हमारे पास यूएपीए एक्ट के सेक्शन 15, ठीक है, यूएपीए एक्ट के सेक्शन 15 में टेररिज्म की डेफिनेशन दी गई है। यूएपीए एक्ट का सेक्शन 15 जिसमें टेररिज्म की डेफिनेशन दी गई है। किस तरीके से? तो भाई बहुत ही वेग डेफिनेशन दी गई है, ऐसा ये आर्टिकल बोलता है। ये आर्टिकल ऐसा बोलता है कि भाई बहुत ही वेग डेफिनेशन दी गई है। तो क्या बोला है कि भाई एज एनी एक्ट with intent to threaten or likely to threaten the unity, integrity, security or sovereignty of India or with intent to strike terror or likely to strike terror in the people, तो ये वाले एक्ट को टेरर एक्ट माना जाएगा। तो भाई क्या उतनी वेग है ये डेफिनेशन? भाई उतनी वेग तो नहीं, पर हाँ थोड़ी वेग है कि भाई थ्रेटन क्या, तुम लोग किस चीज को थ्रेटन बोलोगे, ठीक है, किस चीज को तुम लोग बोलोगे कि भाई यूनिटी इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी को थ्रेटन किया गया? तो
क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है भाई कि कौन-कौन से एक्टिविटी को टेरर एक्टिविटी मानी जाएगी। थ्रेटन तो भाई किसी इंसान के लिए धमकी दे दी वो भी थ्रेटन होगा, किसी इंसान को गन दिखा दी वो भी थ्रेटन होगा, किसी कुछ भी थ्रेटन हो सकता है ऐसा है। थ्रेटन का लेवल हर एक इंसान के हिसाब से अलग-अलग होता है। तो भाई ये एक एकदम जनरल चीज़ें हो गई कि भाई ये चीज़ें होगी तो उसको टेरर एक्टिविटी माना जाएगा। तो इसलिए इसके अंदर अगर किसी भी इंसान को पकड़ा जाएगा तो वो डिस्प्यूटेबल होगा कि भाई सच में ये टेरर एक्टिविटी है कि भाई नहीं है, ठीक है? इसलिए इश्यू इश्यू उठते रहते हैं आए दिन कि भाई क्यों, कैसा, क्या? ठीक है? तो देखते हैं ऐसी कोई-कोई इवेंट्स, ठीक है? जैसे कि यहाँ से सुप्रीम कोर्ट के अलग-अलग जजमेंट्स की बात करें, तो अलग-अलग जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या बोला, वो सब यहाँ पे लिखा गया है ये आर्टिकल में। तो चालू करते हैं एक-एक जजमेंट का ब्रीफिंग। तो भाई याकूब अब्दुल रज़ाक मेमन, ठीक है? 2013 का केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि भाई टेररिस्ट एक्ट कैन रेंज फ्रॉम थ्रेट टू एक्चुअल असैसिनेशन, किडनैपिंग, एयरलाइन हाइजैकिंग, कार बॉम्ब्स, एक्सप्लोजन, मेलिंग ऑफ डेंजरस मटेरियल, यूज़ ऑफ केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर वेपन एक्सेट्रा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई ये सारी एक्टिविटी अगर आती है, इसको ऐसा इस तरीके से क्लैरिफाई करो कि भाई ये सारी एक्टिविटी आती है तो उसको टेररिज्म बोलेंगे कि भाई एसोसिएशन एसोसिनेशन हो गया, ठीक है? किसी का मर्डर कर दिया, किडनैपिंग कर लिया, एयरलाइन हाईजैक कर लिया, कार बॉम्ब प्लांट किया है, एक्सप्लोजन किया है कहीं पे, ठीक है? डेंजरस मटेरियल मेल किया है, कोई भी मतलब कोई भी डिजिटल मीडिया का कुछ, सिर्फ मेल ज़रूरी नहीं है, ठीक है? केमिकल, बायोलॉजिकल या फिर न्यूक्लियर वेपन का यूज़। तो ये सारी क्लैरिटी ज़रूरी है एक्ट में। सिर्फ थ्रेटन या फिर डेंजर लिखने से वो एक्टिविटी को टेरर एक्टिविटी घोषित कर देना सुप्रीम कोर्ट को जायज़ नहीं लगा कि आप लोग इस तरीके से कुछ क्लैरिफाई करो। तो ये चीज़ बोली गई थी याकूब अब्दुल रज़ाक मेमन केस में 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ठीक है? तो उसी तरीके से कोई-कोई हर एक केसेस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ-कुछ, कुछ-कुछ बोला है, ठीक है? तो देखते हैं एक-एक करके। फिर है हितेंद्र विष्णु ठाकुर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भई टेररिज्म को डिफाइन करने की ट्राई की कि टेररिज्म एज द यूज ऑफ वायलेंस व्हेन द मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट इज नॉट merely फिजिकल और मेंटल डैमेज बट प्रोलॉन्ग्ड साइकोलॉजिकल इफेक्ट। ठीक है, उसने क्या बोला कि ऐसी कोई एक्टिविटी जिससे ना सिर्फ फिजिकल और मेंटल डिस्टॉर्शन हो, ठीक है, पर प्रोलॉन्ग्ड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट मतलब क्या कि भाई फिजिकल इंजरी हुई किसी चीज से कि भाई थोड़ी इंजरी हुई जो 1-2 महीने में रिवाइव हो जाएगी। मेंटली उसको झटका लगा या फिर वो हुआ तो वो थोड़े टाइम में रिवाइव हो सकता है, ठीक है, भूल जाएगा इंसान। पर अगर प्रोलॉन्ग्ड साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट रहे कि भाई काफ़ी सालों तक, बहुत ही लंबे टाइम ड्यूरेशन तक वो इंसान के दिमाग में, वो इंसान के ज़हन में वो बात बस गई, ठीक है, कि भाई ऐसी कुछ चीज़ हुई थी, ऐसा कोई हादसा हुआ था देश में। जो उसके बिहेवियर को, उसकी लाइफ़स्टाइल को, उसकी थिंकिंग प्रोसेस को, सबको अफ़ेक्ट करेगा ये चीज़। तो उसको टेरर एक्टिविटी तुम लोग घोषित करो कि हाँ भाई ये कुछ टेरर एक्टिविटी मानी जाएगी क्योंकि उसने लोगों के दिमाग पे बहुत लंबे टाइम तक असर किया। जैसे सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल लें, वो मुंबई टेरर अटैक, ठीक है? 2008 में हुआ था और आज है 2021, करीब-करीब 12-13 साल हो चुके हैं, फिर भी लोगों के, पूरे देश के लोगों के मन से, दिमाग से ये बात ज़रा भी नहीं हटी, ऐसा है मतलब। तो इस तरीके की इम्पैक्ट देखी जाती है कि भाई प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक 10-12 साल हो गए, फिर भी लोगों को लगता है कि नहीं भाई, ये कुछ ऐसी इवेंट हुई थी जिसने पूरे देश को डेंजर में, खतरे में डाला था। ठीक है, तो ये चीज़ बोली थी हितेंद्र विष्णु ठाकुर केस में, सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है? फिर करतार सिंह केस में क्या बोला था कि करतार सिंह केस में करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला था कि भाई mere disturbances of public order या फिर टेम्पो ऑफ लाइफ ऑफ कम्युनिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर लोकेलिटी, अगर सिर्फ इतना ही हो रहा है तो उसको सिर्फ तुम लोग अगर इतना ही हो रहा है तो उसको टेरर एक्टिविटी घोषित ना करो कि भाई पब्लिक ऑर्डर हैम्पर हो रहा है या फिर वो लोकेलिटी की लाइफ टेम्पो थोड़ा इधर-उधर हो रहा है कि भाई
कुछ हो गया तो वहाँ के लोग हड़बड़ी में आ गए, कुछ एक दिन तक वहाँ पे डर का माहौल रहा और फिर ठीक हो गया, ठीक है? या फिर पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया, तो इस चीज़ को टेररिज्म घोषित ना कर दिया जाए, ठीक है? ये चीज़ को जनरल क्राइम में लिया जाए। ऑब्वियसली कोई क्राइम होएगा, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करना क्राइम है, ठीक है? अगर कोई क्राइम से वहाँ के माहौल, ठीक है, थोड़ा डर वाला हो जाता है, लोग सहम जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो उसको नॉर्मल क्राइम कंसिडर करो, ठीक है? एज़ अ क्राइम कंसिडर करो उसको, ना कि एज़ अ टेररिज्म। तो ये चीज़ उन्होंने करतार सिंह केस में बोली थी, ठीक है? ये केस स्टडी करना, अगर आप लोग पढ़ो ना तो ये करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वाला केस स्टडी करना, ठीक है? वो जो स्टूडेंट्स को पकड़ लिया था, ऐसा कुछ सब हुआ था उसमें, ठीक है? तो ये करतार सिंह केस हो गया। उसके अलावा राजीव गांधी असोसिएशन केस, ठीक है? जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि नन ऑफ द एक्यूज्ड हैड इंटेंट टू ओवरव्यू द गवर्नमेंट और स्ट्राइक टेरर अमंग पीपल, ठीक है? तो भाई राजीव गांधी केस में ऐसा हुआ था कि राजीव गांधी जी को, ठीक है, राजीव गांधी को असैसिनेट कर दिया था एक रैली के दौरान। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई उनका मकसद गवर्नमेंट को हार्म करना नहीं था, ना कि पब्लिक में टेरर फैलाना था, ठीक है? ऑब्वियसली एक इंसान को असैसिनेट करने का, मर्डर करने का उनका इंटेंशन था, पर ये 2 इंटेंशन नहीं दिख रहे कि भाई पूरी की पूरी गवर्नमेंट को डिस्टर्ब कर देना है या फिर लोगों के बीच में डर का, टेरर का माहौल फैलाना है। ये इंटेंशन सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखा। तो उन लोगों ने बोला कि भाई इसको भी टेरर एक्टिविटी मत बोलो, ठीक है? हाँ, मर्डर हुआ है, असैसिनेशन हुआ है तो एज़ अ क्राइम इस चीज़ को ट्रीट किया जाए, ना कि एज़ अ टेररिस्ट एक्टिविटी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बारीकाई से हर एक केस में कौन-सी एक्टिविटी क्राइम है और कौन-सी एक्टिविटी टेररिस्ट एक्टिविटी है, उसको डिस्टिंग्विश करने की ट्राई की है। तो आपको अगर आए कि भई टेररिस्ट एक्टिविटी के तहत, ठीक है, इंडिया में लोगों को मिसयूज़ करके पकड़ लिया जाता है, नॉर्मल क्राइम होता है तो भी, तो उसपे कुछ एनालाइज़ कर दिया, तो आपको ये सारे केस का मेंशन करना पड़ेगा कि भई इतनी बारीकाई से सुप्रीम कोर्ट ने हर एक केस को एनालाइज़ करके डिस्टिंग्विश किया है कि भई ये जनरल क्राइम है, ठीक है? और ये टेरर एक्टिविटीज़ है। आपको भी इसी तरीके से केस का नाम लिख-लिख के उसमें कौन-सा चीज़ बोला है, वो करना पड़ेगा। फिर ये भी एक अच्छा कंटेंट है, वही राम मनोहर लोहिया 1966 केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3 अलग चीज़ों का अलग तरीके से मेंशन किया कि भई लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि भई लॉ एंड ऑर्डर सबसे ऊपर आएगा, ठीक है? लॉ एंड ऑर्डर सबसे ऊपर आएगा। लॉ एंड ऑर्डर का एक पार्ट है पब्लिक ऑर्डर, ठीक है? लॉ एंड ऑर्डर का एक पार्ट है पब्लिक ऑर्डर, ठीक है? और उसी का एक पार्ट या फिर उसी का एक सब पार्ट हो गया सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, ठीक है? उसी का एक पार्ट या फिर सब पार्ट हो गया सिक्योरिटी। तो उसने सुप्रीम कोर्ट ने ये हायरार्की बताई, ठीक है? कि भाई लॉ एंड ऑर्डर सबसे ऊपर है, इसी का एक पार्ट होगा पब्लिक ऑर्डर, ठीक है? कि जनरल पब्लिक में लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करना, रेगुलेट करना, ठीक है? लॉ एंड ऑर्डर में सब चीज़ सब कॉम्प्रिहेंसिवली आता है कि भाई हर एक चीज़ पे लॉ एंड ऑर्डर का एप्लीकेशन ठीक हो रहा है कि नहीं देखना, ये जनरल पब्लिक ऑर्डर और उसके नीचे आता है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये हायरार्की बताई। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर सिर्फ ये लेवल पे या फिर ये लेवल पे कुछ क्राइम होता है कि भाई पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, फिर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट डिस्टर्ब हो रहा है, डेंजर में आ रहा है, ठीक है? तो तुम लोग उसको एज़ अ क्राइम ट्रीट करो। और बात यहाँ तक पहुँच सके कि भाई पूरा का पूरा लॉ एंड ऑर्डर के हर एक एस्पेक्ट, ठीक है? जिसमें सोसाइटी के हर एक सेक्शन को तकलीफ पड़ेगी। तो यहाँ तक अगर बात आती है, इस चीज़ को वायोलेट किया जाता है, तो उसको एज़ अ टेरर एक्टिविटी ट्रीट किया जाए, ठीक है? और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई पुलिस पर्सनल को भी ये हायरार्की को ध्यान में रखते हुए अरेस्ट करना चाहिए, ठीक है? पुलिस पर्सनल को भी ये हायरार्की को ध्यान में रखते हुए अरेस्ट करना चाहिए। भई कोई जनरल क्राइम कर दिया और पुलिस पर्सनल ने उसको लॉ एंड ऑर्डर का डिसरप्शन है ऐसा बोल के अरेस्ट कर लिया, तो फिर वो इसके तहत पूरा केस चलेगा और अल्टीमेटली प्रूव ये होगा कि भई ये टेरर एक्टिविटी नहीं है, ये जनरल क्राइम है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की, जुडिशरी की एफर्ट, टाइम
सब वेस्ट होगा, क्योंकि वो उसको एज़ अ टेरर क्राइम देख के आगे चल रहे हैं। और फिर इवेंचुअली निकलता है ऐसा कि हाँ भाई, इसको एज़ अ जनरल क्राइम ट्रीट करना था, ना कि एज़ अ टेरर एक्टिविटी। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये हायरार्की दी है, राम मनोहर लोहिया केस में, ठीक है? आप लोग मेंशन कर सकते हो आपके आंसर राइटिंग या फिर ऐसे राइटिंग में। ये हर एक केस का कंटेंट अच्छा है यूज़ करने के लिए एग्ज़ाम में, ठीक है? उसके अलावा ऐसे ही सारे केस के भाई पीयूसीएल जजमेंट, ठीक है? पीयूसीएल जजमेंट 2003 जिसमें पीओटीए, ठीक है? प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज किया गया था, क्योंकि क्या भाई ये एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है? क्योंकि वही स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट थे, मिसयूज़ होते हुए दिख रहे थे, तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज किया गया था, ठीक है? तो आपको ये केस भी डिटेल में स्टडी करना है। और ये दूसरा मैंने बोला कर्ता सिंह केस, ये 2 केस को एटलीस्ट डिटेल में थोड़ा स्टडी कीजिएगा। एग्ज़ाम में लिखने के लिए तो इतना ही काम आएगा, पर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है? स्टडी कर लीजिएगा एक बार, ठीक है? फिर एके रॉय केस 1982, जिसमें एनएसए की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को हम लोगों ने क्वेश्चन किया कि भई नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है, क्या वो बराबर है कॉन्स्टिट्यूशनली? फिर संजय दत्त केस, जिसमें भी सिमिलर बातें बोली, ठीक है? कि भई दोज़ whom the law did not intend to punish are not to be roped इन by stretching the penal provisions, ठीक है? कि जो अगर जुडिशरी किसी को पनिश करना नहीं चाहता, जुडिशरी को दिख रहा है कि ये पनिश करने जैसा नहीं है ये एक्ट के तहत ये इंसान, ठीक है? तो उसको उतना पीनल लॉ में नहीं डालना चाहिए वो इंसान, ठीक है? वो इंसान पे इतना पीनल प्रोविजंस डाल के उस चीज़ को स्ट्रेच नहीं करना चाहिए जुडिशरी तक, ठीक है? तो ये कुछ बातें बोली थी जुडिशरी ने हर एक अलग-अलग केस में, ठीक है? तो आपको ये सारे केस याद रखने हैं कि जहाँ पे एंटी टेरर लॉ का मिसयूज़ किया गया या फिर नहीं ज़रूरत थी, फिर भी एंटी टेरर लॉ के तहत वो क्राइम को ट्रीट किया गया। तो ये सारे केस और उसके जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, वो आपको याद रखना है, ठीक है? नोट डाउन करना है। तो ये तो एक पार्ट हो गया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि भाई क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की का एक पार्ट टेररिस्ट एक्टिविटीज़, मैं आपको उसकी डेफिनिशन को क्लैरिफाई कर लेना चाहिए कि भाई कौन-सी चीज़ों को टेरर एक्टिविटी में ट्रीट करेंगे और कौन-सी चीज़ों को नहीं, ठीक है? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का कॉम्प्रिहेंसिव देखा जाए, ठीक है? कॉम्प्रिहेंसिवली देखा जाए तो भाई क्या होता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसमें एक ही पहलू था ये टेरर एक्टिविटी वाला, ठीक है? तो टेरर एक्टिविटी वाले केस को किस तरीके से हैंडल किया जाए, इसमें ये सारा डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया। उसके बाकी सारे पहलू देखे जाए जनरली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के, ठीक है? तो उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, ठीक है? कुछ एक मैंने मेंशन किए, ये लिस्ट बहुत ही लंबा है कि भाई पेंडेंसी है उसको रिड्यूस करो, ठीक है? पेंडेंसी को रिड्यूस करो, किस तरीके से? कि भाई अंडर ट्रायल्स, ठीक है? ऐसा पाया गया है कि भाई जितने भी लोगों को अभी पकड़ा गया है, अरेस्ट किया है, ठीक है? केसेस चल रहे हैं जिसमें 65% ऑफ लोगों को, ठीक है, अंडर ट्रायल रखा गया है। तो ये भई ये नंबर रिड्यूस करो, इस पे ध्यान दो कि भई ज़्यादा लोग अंडर ट्रायल ना रहें, ठीक है? इन्वेस्टिगेशन को स्पीड अप करो, ठीक है? क्रिमिनल प्रोटेक्शन की बात आ जाती है कि भई अगर कोई सीवियर क्राइम करने वाले क्रिमिनल्स हैं, ठीक है? तो जनता की तरफ से उनको खतरा हो सकता है, जैसे कोई रेप का क्राइम हो गया, ठीक है? या फिर टेरर एक्टिविटी हो गया, तो ऐसे क्रिमिनल को अगर तुम लोग पुलिस स्टेशन से कोर्ट से पुलिस स्टेशन ले जा रहे हो या फिर कुछ कर रहे हो, तो भई खतरा रहता है, तो उनके प्रोटेक्शन का क्या? ठीक है? उस चीज़ को भी देखना है इन जनरली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, ठीक है? सिर्फ़ क्रिमिनल को पनिश करना ही एक लौता ऑप्शन नहीं है, ठीक है? उनका रिहैबिलिटेशन भी पॉसिबल हो तो हो जाना चाहिए, ठीक है? क्रिमिनल को पनिश करना ही एक ऑप्शन नहीं है, रिहैबिलिटेशन भी एक ऑप्शन होना चाहिए कुछ एक क्राइम में, ठीक है? तो उसपे ज़्यादा एक्सप्लोर करने की बात करता है, ठीक है? एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ठीक है? एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फिक्स करने के लिए बोलता है कि भाई पुलिस पर्सनल को, ठीक है? अगर टेरर एक्टिविटी का कोई क्राइम हैंडल कर रहे हैं, तो एक एसओपी फिक्स होनी चाहिए, ठीक है? कोई अगर रेप का केस है, ठीक है? तो उसकी एक एसओपी फिक्स होनी चाहिए। चोरी का केस है, ठीक है? रॉबरी या फिर चोरी का केस है, तो उसकी एक एसओपी फिक्स होनी चाहिए। तो उन लोगों ने बोला कि भई एक एसओपी फिक्स होनी चाहिए ताकि एफिशिएंट मैनर में काम हो जाए, ठीक है? पुलिस ट्रेनिंग होनी चाहिए, फिर जनरल पॉइंट्स, फॉरेंसिक
एविडेंस एविडेंस कलेक्शन वो एफिशिएंटली हो जाना चाहिए। जनरली होता है ऐसा कि क्राइम होता है, उसके 1-2 दिन बाद वो लोग फॉरेंसिक्स या फिर एविडेंस कलेक्शन करते हैं, तब तक एविडेंस टेम्पर्ड हो जाते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ को भी एफिशिएंट करने के लिए बोला गया है। तो ये कलेक्टिवली ये सारी चीज़ें आती हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, ठीक है? कि भई ऐसा ना हो कि तुम लोगों ने ये किसी को अरेस्ट किया हो और उसको तुम लोगों ने पकड़ के रखा, ठीक है? अरेस्ट किया और उसको अंडर ट्रायल उस चीज़ को उस इंसान को रखा है कि भाई जब तक कोर्ट में केस चले तब तक वो अंडर ट्रायल रहेगा, ठीक है? तो ऐसा ना हो कि अगर तुम लोगों ने कोई निर्दोष इंसान को पकड़ा है, ठीक है? तो उसको ये सारी प्रोसीजर से पास होना पड़े बहुत ही लंबे टाइम तक, ठीक है? कि एविडेंस कलेक्ट करने में, एविडेंस को प्रूव करने में, ठीक है? इन्वेस्टिगेट करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया, तब तक कोई निर्दोष इंसान बंद रहे, ठीक है? तो ये चीज़ ना हो, ठीक है? ये चीज़ ना हो उसके लिए ये एफिशिएंट सिस्टम बिठाने की बात की है। इवन वो इंसान भले कन्विक्ट पाया जाए, ठीक है? भले वो इंसान कन्विक्ट पाया जाए कि हाँ भाई उसने क्राइम किया था, वही क्रिमिनल था, ऐसा पाया जाए, फिर भी ठीक है, कुछ एक क्रिमिनल राइट्स भी होते हैं कि हाँ भाई ठीक है, उसको ढंग की जेल में रखा जाए, ठीक है? खाना-पीना एटलीस्ट प्रोवाइड कराया जाए, उसको जज की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए। तो वो सारी चीज़ें भी आती हैं, तो ठीक है? ऐसा नहीं है कि भाई क्रिमिनल है तो उसको कहीं पे रख दो, कहीं भी रख दो, किसी भी तरीके से रख दो, ठीक है? बेसिक जो चीज़ें प्रोवाइड करानी चाहिए क्रिमिनल को, उसका भी ध्यान रखने की ये सिस्टम बात करता है कि भाई क्रिमिनल उसका प्रोटेक्शन क्रिमिनल का, ठीक है? वो सारी चीज़ें, उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो जाए कि भई रेप विक्टिम जनरली ऐसा होता है कि भई रेप एक्यूज़्ड जो होते हैं, उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते हैं जल्दी से। कि फिर सोसाइटी में प्रॉब्लम होता है अभी भाई, जब तक केस चलता है तब तक उनको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें कलेक्टिवली आती है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, ठीक है? तो उसी का एक पार्ट हो गया आज हमारे डिस्कशन में कि भाई टेररिस्ट एक्टिविटीज़। तो आपको ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना है, ठीक है? उसके ये सारे पहलू भी, ठीक है? इसके लिए अगर एक फेमस कमिटी की बात करूँ कि किसने ये रिकमेंड किया था, तो वही मैलिमथ कमिटी ने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एफिशिएंट होनी चाहिए, उसके ये सारे पहलू रिकमेंड किए थे, ठीक है? तो इसका भी आपको डिटेल में स्टडी करना रहेगा, ठीक है? तो आज का बस एक ही आर्टिकल काम का है न्यूज़पेपर में कि भई इंडिया में एंटी टेरर एक्टिविटी या फिर एंटी नेशनल एक्टिविटी के तहत अगर लोगों को अरेस्ट किया जाता है, पनिश किया जाता है, कन्विक्ट किया जाता है, तो कितने हद तक वो चीज़ सही है, ठीक है? क्या वो टेरर एक्टिविटी ही है कि नहीं है? वो चीज़ को यहाँ पे एनालाइज़ किया गया है, ठीक है? तो बस एक फाइनल ही इसका कंक्लूजन निकल के आए तो भाई एक ही कंक्लूजन निकलेगा कि भाई टेरर एक्टिविटी को डिफाइन करना है, ठीक है? टेररिज्म को डिफाइन करना है कि भाई किसको हम लोग टेररिज्म बोलेंगे, उस चीज़ को डिफाइन करना है। वही एक मोस्ट प्रोबेबल सॉल्यूशन है, ठीक है? जिसके लिए इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे भी ट्राई कर रहा है, ठीक है? इंटरनेशनल लेवल पे भी इंडिया ट्राई कर रहा है। अगर आपको आइडिया हो तो CCIT करके एक चीज़ है, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, ठीक है? इंडिया का इनिशिएटिव है, इंडिया ने ग्लोबल लेवल पे ये चीज़ को इनिशिएट किया है कि भाई कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, जिसमें इंडिया कई सालों से बोल रहा था भाई टेररिज्म को डिफाइन किया जाए, टेररिज्म को डिफाइन किया जाए, ठीक है? ग्लोबल लेवल पे टेररिज्म को डिफाइन करने के लिए इंडिया रिक्वेस्ट कर रहा है सीसीआईटी के थ्रू, ठीक है? तो भाई इंडिया अपने देश में भी ज़रूरत है कि भाई टेरर एक्टिविटीज़ या फिर टेररिज्म को डिफाइन किया जाए और ग्लोबल लेवल पे भी ज़रूरत है। ओके, तो आज के आर्टिकल में बस इतना ही, एक ही आर्टिकल काम का है और वो भी आपका 70% जो मेन के पर्सपेक्टिव से काम का है, ठीक है? प्री के पर्सपेक्टिव से उतना काम का नहीं है, ये पूरा एनालिटिकल पार्ट है, ठीक है? मेन के लिए आपको काम लगेगा, एसे राइटिंग या फिर आंसर राइटिंग में, ठीक है? पूरा का पूरा एसे राइटिंग भी हो सकता है, ये सारे केसेस का यूज़ करके, एक्सप्लेनेशन का यूज़ करके और आंसर राइटिंग में भी ये केस और उसका कंटेंट आपको काम लग सकता है, ठीक है? प्री के लिए याद रखने वाली चीज़ ये एक ही रहेगी, आर्टिकल 15 ऑफ द यूएपीए एक्ट जो टेरर एक्टिविटी को डिफाइन करता है और वो भी बहुत ही वेग डेफिनेशन है, ठीक है? प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही चीज़ काम की रहेगी, ठीक है? तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कल वापस मिलते हैं एडिटोरियल सेक्शन के एनालिसिस के साथ द हिंदू न्यूज़पेपर के। ठीक है? चलिए बाय। थैंक यू सो मच।